राधे राधे दोस्तों, आर्यन हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। बस एक चुटकी सिंदूर और पल भर में रिश्ते बदल जाते हैं। वही जो एक अजनबी था कभी सबसे अजीज बन जाता है, जिसके लिए और जिसके साथ पूरी जिंदगी साथ चलने की कसम खानी पड़ती है और हर पल अपनी परीक्षा भी देनी पड़ती है। पहाड़ों की बहन पठार यानी कि छोटा नागपुर का ग्रामीण अंचल का एक क्षेत्र चंबा, जहाँ बचपन से मैं इस परिवेश में पला और बढ़ा, क्योंकि मेरे पिता बैंक में थे और उनकी ट्रांसफरेबल जॉब थी। उन्हें चंबा इतना अधिक पसंद आ गया था कि उन्होंने वहीं पर ज़मीन खरीदा और वहीं सारी ज़िंदगी रह गए। वैसे भी झारखंड बहुत ही खूबसूरत जगह है। हरे भरे पेड़, झरने, नदी, तालाब, पहाड़ पठार क्या नहीं है वहाँ। और सबसे भी ज़्यादा वहाँ के सीधे साधे भोले भाले लोग। चंबा में जब पापा गए थे तब मेरी उम्र मुश्किल से 10-11 साल रही होगी। हमारा स्कूल, जिनमें लड़के लड़के दोनों पढ़ते थे, वही पापा ने मेरा नाम लिखवा दिया। चंबा पब्लिक स्कूल में मैं और मेरा भाई दोनों साथ ही में जाते थे। मेरे क्लास में कई लड़कियां भी पढ़ती थी, मगर उसकी आंखें हमेशा कुछ कहती थी, जबकि मैं बचपन के ही दायरे में था। फिर भी ना जाने क्या कशिश थी उसकी आंखों में, मैं हमेशा ही खिंचा सा चला जाता था। कभी वह स्कूल नहीं आती तो मैं उसके लिए नोट्स बनाया करता, उसे जाकर दिया करता था। खेल के समय भी जाकर उसके साथ ही खेलने लगता तो मेरे टीचर्स आकर मुझे डांटने लगते, क्यों अनिमेष, तुम्हारे पास लड़के नहीं हैं क्या? तुम लड़कियों से दोस्ती क्यों करते हो? फिर मैं खिसियानी हंसी के साथ आकर अपने दोस्तों के साथ खेलने लगता था। लेकिन हमारी यह दोस्ती बरकरार रही, क्योंकि वह और उसके परिवार वाले हमारे घर में आना जाना करते थे। उसके पिताजी कॉलेज के प्रोफेसर थे। उसके 3 भाई बहन थे। वह सबसे छोटी थी, बहुत ही खुश मिजाज। पुष्पा, जब भी मैं उसे बुलाया करता था, वह मुस्कुरा कर मुझे देखा करती थी। बिल्कुल ही नाम के अनुरूप फूलों की तरह खूबसूरत थी। बड़ी बड़ी आंखें, काले घुंघराले बाल, चेहरे का गेहुआ रंग, बड़ी ही निश्चल मुस्कुराहट। न जाने कैसे वह मेरे दिल में उतरती चली गई। जैसे जैसे मैं जवानी के आगोश में बढ़ता गया, मेरा मन मस्तिष्क में पुष्पा बसती चली गई। मेरे मन में उसके अलावा कोई और थी ही नहीं, ना ही मैं कभी उसके बिना जीने की कल्पना भी कर सकता था। लेकिन चंबा एक बहुत ही छोटा शहर था, जहाँ प्रेम और प्यार किसी अपराध से कम नहीं था। इसीलिए मेरे मन की बात मेरे मन में ही रह गई। धीरे धीरे हम दोनों बड़े होते चले गए। वह दूसरे शहर में जाकर कॉलेज करने लगी, क्योंकि चंबा में बहुत अच्छा कॉलेज नहीं था। मेरे पिता की हार्दिक इच्छा थी कि मैं डॉक्टर ही बनूं। उनकी इच्छा पूरी करने के लिए मैंने कई एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिए और निकाल भी लिया। फिर मैं दिल्ली एम्स में मेडिकल पढ़ने लगा। मेरी इच्छा बिल्कुल भी चंबा जाने की नहीं होती थी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं डर लगा रहता था कि पुष्पा की शादी किसी और से हो जाएगी और मैं इस सिचुएशन को फेस नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए मैंने धीरे धीरे वहाँ आना जाना ही कम कर दिया। पढ़ाई के नाम पर, फिर जॉब के नाम पर। बहुत दिनों बाद माँ ने बताया, पुष्पा की शादी तय हो गई है। उसके मम्मी पापा तुम्हें खोज रहे थे। तू छुट्टी लेकर आएगा क्या? क्या बात कर रही हो माँ? पुष्पा की शादी में मैं आकर क्या करूँगा? अपनी भीगी हुई आँखों से मैंने माँ से कहा। माँ को क्या पता मैंने क्या खो दिया। मेरा मन टूट गया था। मैंने अपने आप को पढ़ाई में पूरी तरह से झोंक दिया। जब फाइनल राउंड में कैंपस में मेरा सिलेक्शन हो गया तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। मैं मसूरी के एक अच्छे से अस्पताल में सीनियर डॉक्टर्स के रूप में काम करने लगा था। माता पिता की उम्र भी हो रही थी। माँ पापा चाहते थे कि मेरा घर बस जाए, मगर मेरा टूटा हुआ दिल कुछ भी गवारा नहीं कर पा रहा था। माँ ने कई बार मुझसे कहा, अनु, अगर तुम्हें कोई पसंद है तो मुझे बता दे, मैं उसे ही घर बहू बनाकर ले आऊँगी। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बेटा, इतना पढ़ लिख कर इतनी अच्छी तनख्वाह लेने वाला लड़का
शादी के नाम से क्यों भागता है? क्या कमी है तुझ में? मुझे बता। माँ, कोई कमी नहीं है, मगर मैं शादी करके किसी लड़की के साथ अन्याय नहीं करना चाहता। तभी माँ को शक हो जाता, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुझे किसी से प्यार था। मैं जवाब टाल दिया करता था। बहुत दिनों बाद दीपावली में माँ ने कहा, बेटा, कई बरस बीत गए हैं, एक अरसे से तुम त्योहार पर नहीं आए हो, तुम आओ इस बार। ठीक है माँ, समय हर जख्म का इलाज होता है। मैं भी सब कुछ भूल कर छुट्टी लेकर गांव चला गया। कुछ वैसा ही था, कुछ बदल भी गया था, मगर मेरा घर अभी भी बाहें फैलाकर मेरा इंतजार कर रहा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। माँ, सब कुछ वैसा ही है। शर्मा अंकल, आंटी, हाँ बेटा, सब कुछ वैसा ही है। कुछ बदल गया है, कुछ नया बन गया है, कुछ पुराने लोग यहाँ से चले गए, बाकी सब कुछ वैसा ही है। कल तुम घूम कर आओ ना, घर पर क्यों बैठे रहते हो? हाँ, मैं तो आज ही घूमने जाता हूँ। ठीक है बेटा, जाओ। वही मंदिर था, जाकर मैं हर दिन घंटी बजाकर पूजा किया करता था। आज ना जाने मेरे पैर उधर कैसे उठ गए थे और मैं उधर ही चला गया। मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मैं पुरानी बातें याद कर रहा था। किसी बहाने से पुष्पा भी रोज आया करती थी मंदिर में प्रणाम करने के लिए, और मैं भी इधर से जाया करता था। आंखों आंखों में हम दोनों में कुछ बातें हो भी जाया करती थी और एक दूसरे को देखकर हम मुस्कुरा दिया करते थे। न जाने कितनी उमंगें थी और हर कुछ ऐसा लगता था जैसे मेरी मुट्ठी में आ जाएगा, मगर आज सब कुछ फिसल गया है। पुष्पा तो अपने घर में मगन हो गई, अपने बाल बच्चों के साथ खुश। कभी मुझे हिम्मत भी नहीं पड़ती पूछने की कि पुष्पा की शादी कहाँ हुई और किसके साथ हुई। तभी मेरी नज़र सामने पड़ी एक सफ़ेद साड़ी पहनी हुई पतली दुबली सी लड़की पर। वह आखिर मैं कभी नहीं भूल सकता, यह तो पुष्पा है। अरे, मगर यह सफ़ेद साड़ी में कैसे? मेरा दिल धक से कर गया। पुष्पा, मेरे आवाज़ देने पर उसकी आंखों में आंसू आ गए। हाँ अनमीस, बोलो। पुष्पा, मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया, मगर मैंने तुम्हें पहचान लिया था। तुम्हें पहचानने में कितनी देर लग गई? उसने उलाहना देते हुए कहा। मैं अवाक उसका चेहरा देखता रहा। मैंने कहा, पुष्पा, यह सब क्या है? तुम यह सफ़ेद कपड़े? मैंने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। नियति है अनमेश, भाग्य का लिखा हुआ। अब तो आदत पड़ गई है। यह कब हुआ? 3 साल पहले। ओह, और तुम्हारे बच्चे? एक बेटी है। आओ ना घर, मम्मी पापा बहुत खुश होंगे। हाँ ज़रूर। मेरा दिल पहले से टूटा हुआ था, एक बार फिर से टूट गया। कभी मैंने यह सोचा नहीं था कि पुष्पा मुझे इस रूप में कभी मिलेगी भी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं घर आया, अपनी माँ से पूछा, माँ, पुष्पा के साथ क्या हादसा हुआ था? पुष्पा के साथ? अरे, वह तुम्हें कहाँ मिली? मंदिर में। आज जब मैं मंदिर गया तो वहाँ मंदिर में आई थी। मैं सदमे में आ गया। अरे क्या बताऊँ बेटा, लो चाय पियो। बड़ी ही बदकिस्मत है वह बच्ची। बड़ी धूमधाम से शर्मा जी ने उसका ब्याह किया था। लड़का भी बहुत अच्छा था, परिवार भी बहुत अच्छा दिखता था, मगर उन लोगों ने कितनी चालाकी दिखाई। लड़के को दिल की बीमारी थी, उन लोगों ने छुपा दिया। उसे दिमाग में ट्यूमर था, उसे छुपा दिया, जबकि वह कैंसर बन चुका था। शादी के 3 साल भी नहीं हुए थे कि कैंसर अपनी असलियत में आने लगा, और दिल की बीमारी के कारण उसका पति नहीं झेल पाया और उसकी मृत्यु हो गई। 1 साल की छोटी सी बच्ची उसकी गोद में थी। ससुराल वालों ने पति के मृत्यु के बाद ही अपने रंग बदल दिए। वह तो यहाँ आना ही नहीं चाहती थी, अपने बच्ची के साथ पूरी जिंदगी काटना चाहती थी, लेकिन उसके सास ससुर मिलकर उसे हरिद्वार विधवा आश्रम भेजने वाले थे। जब शर्मा जी को पता चला तो वह जाकर अपनी बेटी और नातिन दोनों को उठाकर ले आए। तब से बेचारी यहीं रह रही है, बड़ी दुखियारी है। अब शर्मा जी रिटायर कर गए हैं। भाई भाभी का बर्ताव बहुत अच्छा नहीं है। पुष्पा स्कूल में पढ़ाती है और किसी तरह से अपनी और अपनी बच्ची को पाल रही है।
माँ, यह तो बड़ा बुरा हुआ। हाँ बेटा, क्या करेगा, नियति है। भगवान की इच्छा के आगे किसी की चलती है क्या। दूसरे दिन मैं उठकर शर्मा अंकल और आंटी के घर चला गया। वह दोनों मुझे देखकर ऐसे खुश हुए जैसे कि सगे माँ बाप हों। उन्होंने पुष्पा को आवाज़ देकर कहा, पुष्पा देखो कौन आया है। पुष्पा अंदर से दौड़ती हुई आई। अरे अनिमेष, तुम यहाँ। वह मुस्कुरा तो रही थी, लेकिन उसकी आंखों का सूनापन बरकरार था। उसकी आंखों में अब वह उमंगें नहीं थी जो होनी चाहिए थी। भला भरी जवानी में बेचारी पुष्पा कैसी गमगीन हो गई है। मैं सोचने लगा, जा बेटा चाय बना कर ले आ। शर्मा आंटी ने कहा, हाँ ठीक है। यह कहकर पुष्पा चाय बनाने के लिए चली गई। आंटी अंकल, यह कैसे हुआ। पता नहीं बेटा, हमारी किस्मत खराब थी। आंटी रोने लगी। अब तो बड़ी चिंता होती है। तुम्हारे अंकल भी रिटायर कर गए हैं और हमारी ज़िंदगी का क्या ठिकाना, कल को क्या होगा। और अरुण अपना परिवार संभालेगा कि इसे संभालेगा, और इसके साथ एक बच्ची भी है, उसका क्या होगा। बड़ी चिंता लगी रहती है। आंटी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा, बस एक चुटकी सिंदूर किसी की किस्मत बदल देती है, किसी की पहचान बदल देती है। मैं पुष्पा से शादी करूँगा। यह तुम क्या कह रहे हो। शर्मा आंटी घबराते हुए बोली, तुम्हारी मम्मी सुन लेगी तो नाराज़ हो जाएंगी। क्यों आंटी, क्यों नाराज़ होंगी। किस किताब में ऐसा लिखा है कि किसी विधवा से शादी करना कोई अपराध है। क्या मुझे अपने समाज को बदलना है या अपने आप को बदलना है, अपनी सोच को बदलना है। मैं अपनी माँ को मना लूँगा, आप चिंता मत कीजिए। शर्मा आंटी और अंकल दोनों की आंखों में आंसू आ गए। मैं घर आया, अपनी माँ से दृढ़ता से कहा, माँ, आप चाहती हैं ना कि मेरा घर बस जाए। हाँ बेटा। माँ की आंखें चमक उठी। तूने लड़की पसंद कर लिया। हाँ माँ, मैंने लड़की पसंद कर लिया। कौन है वह। पुष्पा। पुष्पा। माँ एक बार हड़बड़ा गई। यह तो क्या कह रहा है, वह तो एक बच्ची की माँ है। तो क्या हुआ माँ। हमारा यह समाज कितनी रूढ़िवादी है, कितना संकुचित सोच है। एक चुटकी सिंदूर एक लड़की का भाग्य बदल देता है। अगर उसकी माथे पर सिंदूर नहीं है तो वह बेचारी हो जाती है, न घर की रहती है न घाट की। माँ, मुझे इस सोच को बदलना है। मुझे पुष्पा से ही शादी करनी है। मैं उसे एक ऐसे घुट कर मरते नहीं देख सकता। मुझे अपनी माँ को थोड़ा समझाना पड़ा। मम्मी पापा को भी पता था पुष्पा एक बहुत ही सुलझी हुई, अच्छी, संस्कारी और घरेलू लड़की है, और उसका घर बस जाए तो उसे अच्छी बात और क्या हो सकती है। माँ पापा दोनों ने हाथों में शगुन के लिफाफे और मिठाई के डिब्बे ले जाकर शादी पक्की कर आए। बहुत ही सादगी के साथ मंदिर में फेरे लेने के बाद मैं पुष्पा की मांग में सिंदूर भर दिया। अब वह मेरी थी हमेशा के लिए। यह सिंदूर एक सुदृढ़ पहचान है, मेरी एक ढाल जो मैं हूँ अपनी पत्नी के लिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।